मैं आपको पिछली बार बता रहा था कि मेरी पोस्टिंग सेंटर में आ गई और मैं सेंटर में चला गया। तो मुझे अभी याद आ रहा था कि जब मैं कॉलेज में था तो सैगल का एक बहुत बढ़िया गाना हुआ करता था कि क्यों याद आ रहे हैं गुज़रे हुए ज़माने, क्या बात है न जाने, क्यों हिचकियों की लय पर गाते हैं गम के गाने, हम भोर के दिए हैं बुझते से जा रहे हैं। मेरे जैसे जब आप मेरी उम्र में आ जाते हो तो आप भी भोर के दिए की तरह हो। पता नहीं कब दिए की या बत्ती ख़त्म हो जाए या तेल ख़त्म हो जाए। खैर, जैसा भी होता है, जीवन है। आगे मैंने जैसे कहा था, जीवन है चलने का नाम। एक बात जो मुझे ध्यान में आई वो पहली पलटन में कि नए हमारे जो कर्नल साहब आए हुए थे, मेरे तो वो पीछे लगे ही हुए थे। किस वजह से मैं ये नहीं कह सकता, और जो मैंने समझा और जो मुझे बताया गया मैं वो कहना भी नहीं चाहता। लेकिन एक बात जो बड़ी फ़नी सी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बार मैं एजुटेंट साहब के दफ्तर में खड़ा था, फ्रेडी स्मिथ एजुटेंट थे, और एक चिट्ठी जो सीओ साहब को पुटअप की गई थी दस्तखत के लिए, तो वो सीओ साहब ने दस्तखत नहीं की, वो हेड क्लर्क साहब के पास वापस चली गई। तो हेड क्लर्क साहब वो चिट्ठी लेके एजुटेंट के पास आए और कहने लगे कि साहब ये समझ नहीं आ रही कि सीओ साहब ने ये लेटर के ऊपर परसेंटेज क्या डाल दी है। तो एजुटेंट कैप्टन फ्रेडी स्मिथ ने देखा, सीओ साहब ने 2 ज़ीरो डाले हुए थे और उनके बीच में एक डंडा डाला हुआ था। तो कैप्टन स्मिथ ने कहा कि साहब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। जब वो चले गए अपने ऑफिस में तो फ्रेडी स्मिथ ने मुझे वो चिट्ठी दिखाई, तो उसने कहा पता है ये क्या है? तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी तब कब पता नहीं था कि ये क्या है। तो कहने लगा, यू नो व्हाट इट मीन्स? आई सेड नो सर। ही सेड इट मीन्स बॉल्स। मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। यस, डोंट एवर गो एंड लाफ इन फ्रंट ऑफ द सीओ। मैंने कहा सर आई रिमेंबर दैट। खैर, जैसा मैंने कहा मैं सेंटर में पहुंच गया। सेंटर में हमारे जो कमांडेंट थे, उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल की कमांड होती थी, लेफ्टिनेंट कर्नल A.S. ओबेरॉय। बुज़ुर्ग से लगते थे, हालांकि उम्र उनकी उतनी नहीं होगी, लेकिन देखने में बुज़ुर्ग लगते थे। चश्मा पहनते थे और उनके पास एक पुरानी हडसन गाड़ी थी। कभी कभी इस्तेमाल करते थे उसको, नहीं तो आमतौर पर वो साइकिल पे ही ऑफिस में आते थे। और जब वो रिक्रूट ट्रेनिंग का चक्कर लगाने जाते थे तब भी साइकिल पे ही जाते थे। जब मैं सेंटर में पहुंचा तो मुझे ट्रेनिंग टीम में डिटेल कर दिया गया। मैंने वेपन कोर्स किया हुआ था, सिग्नल्स कोर्स किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग टीम में डिटेल कर दिया। PTO फिज़िकल ट्रेनिंग ऑफिसर और WTO वेपन ट्रेनिंग ऑफिसर। मेरी अभी तकरीबन 2.5 साल के करीब नौकरी हुई थी, 3 साल होने लगी थी। तो मैं उस काम में लग गया। काफ़ी रिक्रूट थे। मेरे जो ट्रेनिंग अफसर थे वो एक बहुत ही बढ़िया इंसान थे, मेजर सुच्चा सिंह। ही वॉज लाइक ए गॉड फादर। इवन द कमांडेंट, जैसे कमांडेंट साहब भी थे, वो भी एक गॉड फादर की तरह थे। कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, और मेजर सुच्चा सिंह तो बिल्कुल कभी गुस्सा करते ही नहीं थे, लेकिन बड़े प्यार से हर चीज़ समझाते थे। उसके अलावा जो और ऑफिसर जिनका मुझे नाम याद है और जिनको मैं अच्छी तरह से जानने लगा, वो थे मेजर रणबीर, उनका बेटा
भी एनडीए की तैयारी कर रहा था, बाद में फ़ौज में गया और मेजर जनरल रिटायर हुआ, जगबीर ढिल्लन। उस दूसरे थे मेजर निज्जर, जो मेजर के रैंक पे ही चले गए। मेजर गुरदेव सिंह, जो जनरल कुलवंत सिंह के नेफ्यू थे। और मेजर एक और इसी तरह मेजर ढिल्लन थे, उनका नाम भी, मतलब उनके बेटे भी बाद में फ़ौज में गए, रतिंदर ढिल्लन। और बाद में वो फोर्ट डोगरा में ही उनका बेटा रतिंदर ढिल्लन आया। जो एजुटेंट थे उस वक़्त, उनका नाम था कैप्टन MML बाली। लंबे ऊंचे चश्मा पहनते थे और बड़ी बात भारी भरकम करते थे। उनकी एक आदत जो मैं हमेशा देखी, जितनी देर भी मैं सेंटर में रहा, वो ये थी कि वो ये दिखाते थे कि वो कितना काम है उनके पास। तो इसलिए कर्नल ओबराय जो कमांडेंट थे, जब वो जाने लगते थे तो मेजर बाली को, कैप्टन बाली को पता लग जाता था कि वो अभी जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो जितनी भी कैप्टन बाली साहब ने अपनी सारी जो फाइलें आउट ट्रे में रखी होती थी, जो वो डिस्पोज ऑफ कर चुके थे, वो फिर उठा के इन ट्रे में कर लेते थे। तो जो ही, क्योंकि कभी कभी हम भी पास खड़े होते थे, तो जो ही आना कर्नल ओबराय ने उनके ऑफिस में, मनमोहन कोई और काम है, मैं नहीं तो जा रहा। उन्होंने कहा नहीं सर। मनमोहन तू भी निकल जा, खाने का टाइम हो रहा है। तो मनमोहन ने कहना, मनमोहन वाज MML बाली, मनमोहन लाल बाली। तो मनमोहन ने कहना, सर ये काफ़ी फाइलें पड़ी हुई हैं, अभी डिस्पोज ऑफ करके ही जाऊँगा, टाइम लगेगा मुझे। तो उन्होंने चले जाना। ये उनका तरीका था। दूसरे जो बहुत ही सुलझे हुए इंसान मुझे, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो थे हमारे क्वार्टर मास्टर मेजर हजारी लाल विग। वो जनरल ब्रिज, जो बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, जिन्होंने मेरे साथ फोर्ट डोगरा में नौकरी की, वो उनके चचा थे। मेजर विग बाद में इन्फेंट्री स्कूल में पोस्ट हुए और वहाँ भी उनके मेरे साथ मुलाकात रही। वो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में आए थे इन्फेंट्री स्कूल में, क्वार्टर मास्टर। दूसरे थे मेजर मक्खन सिंह, सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर। उस वक्त सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर जो होते थे वो मेजर रैंक के होते थे। वो थे काफ़ी बहुत मोटे, काफ़ी लंबे ऊंचे, और सरदार जी सफ़ेद दाढ़ी पगड़ी अच्छी पहनते थे। तो ये दो आदमी थे, बहुत उन्होंने प्यार दिया, बहुत सिखाया भी, और मुझे उनके पास बैठकर या उनसे बातें सुनकर बहुत सीखने का मौका मिला। तो ये लोग थे जो जिनके साथ मैं काम करता था। इसके अलावा और जो बाकी ऑफिसर्स थे, उनके साथ भी मेरा अच्छा राब्ता रहा। बहुत ही मुझे सीखने को मिला और काम मैंने अच्छे से किया। और कभी भी जिस तरह पलटन में ये था कि इधर भगा दो उधर भगा दो, यहाँ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मुझे कहीं भेजा जाता था तो बताया जाता था कि तुमने क्या करना है, किस तरह से करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, किन किन चीज़ों को नोटिस करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कहीं उनमें गलती ना हो जाए। इसी सिलसिले में मुझे एक बार देवबंद भेजा गया। जब मैं देवबंद गया तो मुझे बताया गया कि फ़ौज के लिए जो शुगर लोडिंग है वो देवबंद में जो शुगर मिल है वहाँ से लोडिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से मैं चला गया लोडिंग करवाने के लिए। वहाँ जो शुगर मिल वाले थे उनका अपना एक गेस्ट हाउस था। मेरे साथ 3 जेसीओ थे, एक एएससी के और 2 इन्फेंट्री के। वो तीनों भी मेरठ से थे। ज़्यादा मैंने शायद बताना भूल गया, हमारा सेंटर उस वक़्त
मेरठ में होता था। जो दूसरे दो जेसीओ थे वो एक पंजाब रेजिमेंट से था, एक सिख रेजिमेंट से था, दोनों, एक सिख सेंटर का और एक पंजाब सेंटर का। मेरठ में बहुत सारे सेंटर थे। डोगरा सेंटर था जिसमें मैं था, पंजाब सेंटर था, सिख सेंटर था, सिख एलाई सेंटर था, एएससी सेंटर था और आरबीसी सेंटर था। इसके अलावा सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ हुआ करता था वहाँ पे। तो ये इतने सारे सेंटर थे सारे मेरठ में। तो मैं देवबंद चला गया, तो मैंने देखा कि वो जो शुगर जहाँ से हम लोड कर रहे थे, बोरी भरी की भरी 100 केजी की आती थी, तो वो हम लोड करवाते थे। तो वो उनका जो मैनेजर था वो वहाँ खड़ा रहता था और वो जो वेइंग मशीन है उसके पीछे खड़ा होकर वो चेक करता था कि ये ठीक है कि नहीं। तो मैंने एक दिन ऐसे मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि उसने पीछे वो पाँव रख देता है वेइंग मशीन के ऊपर, और वेइंग मशीन में हर एक जो बोरी है उसमें कम से कम 3-4 केजी जो चीनी है वो कम होती है। मैंने उसको देखा, मैंने कहा आप हट जाइए, आज से मैं इसको चेक करूंगा वेइंग को। वेइंग मशीन को मैंने 100 केजी पर लगा दिया और मैंने कहा जितनी भी बोरियां वैगन के अंदर चली गई हैं उन सबको वापस लाओ। सबको वापस लाया गया और हर बोरी में कम से कम 3-3, 4-4 केजी जो चीनी थी वो कम थी। तो ये देखिए ऐसी चीज़ें, ये अगर हमें कोई बताए नहीं या हम सूझबूझ नहीं दिखाएं तो ये हो जाती हैं। वो जो एएससी के जेसीओ थे उनकी कुछ साठगांठ लगी मुझे मैनेजर के साथ। कहने लगे साहब ये जो चीनी है ये आपने ठीक वे नहीं करवाई, मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो लोडिंग बंद करवा दी और स्ट्रेट वे सबेरिया, क्योंकि मुझे मेरठ सबेरिया ने डिटेल किया हुआ था, सबेरिया को टेलीग्राम भेजी कि दिस जेंटलमैन एएससी जेसीओ इज इंटरफियरिंग इन द वर्क एंड ही शुड बी रिप्लेस्ड इमीजिएटली। इमीजिएटली हुक्म आया, उसी कोई तकरीबन अगले दिन सुबह टेलीग्राम आ गई सबेरिया से, टेल दैट जेसीओ ही इज़ वर्किंग अंडर यू एंड ही विल नॉट इंटरफियर इन व्हाट यू आर डूइंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे वहाँ सीखने को मिली। वहाँ कोई घूमने के लिए जगह तो थी नहीं, तो शाम के वक्त टाइम होता था जब हम 5 बजे लोडिंग बंद कर देते थे। तो मैंने क्या करना कि मैं जाके रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म था वहाँ घूमता रहता था। तो स्टेशन मास्टर साहब ने भी आ जाना और वो मेरे साथ बातचीत करने लगते थे। तो उनके बातचीत में मुझे पता चला, मैंने बताया कि मैं किस तरह से मेरा परिवार पाकिस्तान से आया और मैं भोपाल वाला में पढ़ा करता था। तो वो मुझे कहने लगे कि मैं यहाँ एक पुराने आपके टीचर हैं भोपाल वाला के, तो आप उनसे मिलना चाहेंगे? मैंने कहा कौन है? कहने लगे उनका नाम है मास्टर देसराज। मैंने कहा देसराज जी तो मेरे इंग्लिश टीचर होते थे। कहने लगे हाँ शायद वही होंगे, मैं उनको कल बुला लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप बुलाइएगा नहीं। उन दिनों में कोई टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं, उनको हम बता नहीं सकते थे। तो मैंने स्टेशन मास्टर साहब को कहा कि क्या मुझे आप उनके घर ले जा सकते हैं? कहने लगे हाँ ले चलेंगे, शाम को चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं शाम को कुछ थोड़ा फ्रूट लिया, मास्टर जी के घर पहुंचा। मास्टर देसराज जी बैठे हुए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उनके पाँव छुए। उन्होंने पहचाना नहीं। मैंने उनको बताया कि मैं पंडित अमरनाथ मलखा वाले के जो थे उनका बेटा हूँ और आपकी क्लास में पढ़ा हुआ हूँ, 7th क्लास में आपकी क्लास में पढ़ता था। तो मेजर देसराज गुलाटी था वो उनका जो सरनेम था। तो उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिया।
और स्टेशन मास्टर ने बताया कि साहब देखिए, ये आपकी ट्रेनिंग है कि जब मैंने इन्हें कहा कि मैं मास्टर जी को बुला लेता हूँ तो इन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मेरे जो पालन पोषण है वो इस तरह से हुआ है कि मैं उनके पास जाऊंगा और जाके उनको बताऊं कि मैं कौन हूँ। तो ये जो चीज़ें थी, ये हमारी जो सिखलाई हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपब्रिंगिंग क्या है, ये शायद मुझे विरासत में मिली, जिसके लिए मैं अपने माता पिता और अपने जो बुज़ुर्ग हैं जैसे दादा दादी और सारे थे, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी दौरान जब मैं मेरठ में था तो मेरठ में तकरीबन मुझे हो गया था अगस्त सितंबर 61 हो गया था जब वहाँ था मैं। तो एक मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि शादी के लिए आपके लिए कोई पूछ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप क्या सोचते हैं? कहने लगे भाई टाइम वक्त हो गया है, आपकी शादी होगी, फिर आपकी आगे बहनें हैं उनकी भी शादी होनी है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ठीक समझते हैं। तो मेरी जो सिस्टर जो मेरे से नेक्स्ट है सत्या, उन्होंने जाकर जो लड़की उन्होंने देखी थी वो उसने जाके मिली। वो उनके पिताजी लखनऊ में रहते थे। उनके पिताजी भी पाकिस्तान सियालकोट से ही आए हुए थे, वो सियालकोट शहर से आए हुए थे। और उनकी तरफ से प्रपोज़ल था, क्योंकि जलंधर में जहां हम एक घर में जिसमें रहते थे किराए के तौर पर, उसके पास ही उनकी एक रिश्तेदार का घर था और वो माताजी अकेली थी। वो आती रहती थी हमारे घर। उनको पता चला कि मैं कैप्टन बन गया हूँ, क्योंकि इस दौरान मैं कैप्टन बन गया मेरठ में। तो उनको पता चला, क्योंकि मेरी माताजी लड्डू बांटती हुई गली में सबको, उनको भी लड्डू दिए। तो उनको पता चला कि मैं कैप्टन बन गया हूँ। तो वो आई और उन्होंने कहीं मेरी माताजी से पूछा कि उसकी शादी हो गई है? माताजी ने कहा नहीं। तो उन्होंने लखनऊ में मेरे ससुर साहब को बताया, चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा लड़का है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और वो भी पाकिस्तान से ही, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। मुझे पता चला कि जिस लड़की को के लिए बताया जा रहा है वो बीए बीएड कर चुकी हैं। उनका नाम उमा है और वो उस वक़्त बीए बीएड करने के बाद आईटी कॉलेज लखनऊ से उन्होंने बीए बीएड किया और वो उस वक़्त वेलम प्रेपरेटरी स्कूल फॉर बॉयज़ देहरादून में एक टीचर की हैसियत से काम कर रही थी। वेलम प्रेपरेटरी स्कूल देहरादून का जो है वो हिंदुस्तान में उस वक़्त और आज भी बहुत एक मशहूर स्कूल है और उसमें बहुत एफ्लुएंट लोग जो थे वो पढ़ने के लिए जाया करते थे। उनके बच्चे, जनरल्स के बच्चे, बहुत जो बिजनेसमैन थे, जो बहुत ब्यूरोक्रेट थे ऊंचे लेवल के, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे। और वो बच्चे प्रिपेयर किए जाते थे RIMC और डून स्कूल की एंट्री के लिए। छोटे बच्चे होते थे प्राइमरी स्कूल में, यानी वो KG से शुरू करते थे और आगे ले जाए जाते थे। उनकी प्रिंसिपल थी, या जिन्होंने वो स्कूल को शुरू किया था, उनका नाम था मिस ओलिफेंट। वो एक आयरिश लेडी थी, उस वक़्त बहुत बुज़ुर्ग थी, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट थी कि अगर कोई भी किसी लेडी टीचर को जाके मिलना चाहे तो वो मिल नहीं सकता था जब तक कि वो अपनी कोई जो उनकी रिश्तेदारी है या क्यों मिलना चाहते हैं वो प्रूव न करें। तो मुझे पता चला कि वहाँ वो नौकरी कर रही हैं। मेरी सिस्टर सत्या मेरे पिताजी के साथ गई। उनके पिताजी वहाँ लखनऊ से आ गए
देहरादून में, और वो उन्होंने सब ने मिल के मेरी वाइफ से बात की। तो पिताजी ने जब आके मुझे बताया कि लड़की है, बीए बीएड किया हुआ है, ये बात है। उनके पिताजी वकील हैं लखनऊ में, और अच्छा उनकी वकालत चल रही है, और वो हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। तो मैंने कहा अगर आप ठीक समझते हैं तो ठीक है मेरी तरफ से। तो उन्होंने कहा आप लड़की से मिलना चाहोगे? मैंने कहा नहीं, आपने देख लिया तो ठीक है। तो हमारी बातचीत हो गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि हमारी सगाई हो गई है। तो सगाई के लिए मैं गया घर में, एक आध थोड़ी देर के लिए, एक दो दिन के लिए जाके सगाई हो गई, आ गया मैं वापस। सगाई में मेरी वाइफ के, जो होने वाली वाइफ थे, उनके मौसा जी आए, डॉक्टर मोहन पंडित जी। वो यूपी गवर्नमेंट में हाइडल में सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग थे। बाद में उनसे बहुत मुलाकात रही, बहुत प्यार मिला। उनको भी शेर व शायरी का बहुत शौक़ था, और वो मेरा भी शौक़ था। तो हम काफ़ी आपस में बातचीत करते रहते थे। जब दिसंबर आया 61 दिसंबर, तो मुझे पता चला कि मार्च में मेरी शादी फिक्स हो गई है। मैंने कहा ठीक है। तो तब तक मेरी तकरीबन सेंटर के टेन्योर भी आधी के करीब हो चुकी थी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी भी फील्ड एरिया में चले जाएंगे। लेकिन उसी वक्त ये कर्नल, जो मेजर विग, जो बाद में मैंने कहा लेफ्टिनेंट कर्नल विग थे, और क्वार्टर मास्टर थे, और मेजर मक्खन सिंह जो सीनियर रिकॉर्ड अफसर थे, उन्होंने कहा अभी तेरी शादी हो रही है। मैंने कहा हाँ सर। कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा सर कहीं नहीं, जहाँ फौज में जहाँ चले जाते हैं। कहने लगे क्या क्या किया हुआ है? तो मैंने कहा सर मेरी वो सारी जो बायोडाटा है वो तो ऑफिस में है। तो उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा, पता नहीं उन्होंने क्या चक्कर चलाया, मेरी पोस्टिंग स्कूल ऑफ सिग्नल्स, जो आजकल MCT कहलाता है, मऊ में मेरी पोस्टिंग हो गई, इंस्ट्रक्टर क्लास C ऑल आर्म्स विंग। ये मेरी तकरीबन जनवरी या फरवरी में मेरी पोस्टिंग आई। कहने लगे अगले 3 साल ना आराम नाल तू जाके उते पीस स्टेशन पे बैठ। मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच। एक दो बातें जो मैं सेंटर के बारे में और बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे कई अफसर इसी दौरान में मैंने लम्ब्रेटा स्कूटर ख़रीद लिया था। लम्ब्रेटा स्कूटर, क्योंकि मैं फील्ड एरिया में 2.5-3 साल नौकरी करके आया था, थोड़े पैसे जमा हो गए थे। उन दिनों में 1800 रुपये में आता था। तो मैंने वो लम्ब्रेटा स्कूटर ख़रीद लिया, और मेरे पास लम्ब्रेटा स्कूटर था। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मेजर मक्खन सिंह साहब बहुत भारी भरकम आदमी थे, एक दिन मुझे कहने लगे भाई मैं घर जाना, बिकॉज हिज हाउस वाज नेक्स्ट टू द ऑफिसर मेस, बिल्कुल मेस के साथ था। कहने लगे भाई मुझे ले चलेगा? मैंने कहा सर बैठो। मैं भी कर जा रहा था मेस में, तो वो पीछे बैठ गए। कहने लगे भाई, जब घर के उनके पास आया तो मैंने उनको उतारा। कहने लगे क्यों, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मैं कहा सर है तो बिल्कुल ठीक, पर अज स्कूटर जड़ा ना वो सिर्फ पिछले पहिए से चलता आया, अगला पहिया तो पूरे देर टाइम खड़ा ही रहा। कहने लगे कैसे? मैंने कहा सर अभी आप ये हिसाब लगा लीजिए, मुझे पता नहीं। बहुत हंसे और बहुत खुश हुए। दूसरी बात जो मैंने ये देखी, सेंटर में 11 बजे सेंटर में हर रोज़ टी ब्रेक होती थी, जिसमें जितने भी ऑफिसर थे सेंटर के, वो सारे कमांडेंट के ऑफिस के बाहर एक वीराना था, उसमें चाय लगी होती थी, और तकरीबन 11 बजे सारे अफसर वहाँ पहुँच जाते थे। तो हमारे कई अफसर थे जो कंपनी कमांडर थे, क्योंकि जितने भी ये मेजर थे रिक्रूट कंपनी कमांडर थे, ट्रेनिंग इनको देखनी होती थी। तो
इन्होंने क्या करना, इन्होंने पता करना ऑफिस से कि भाई कमांडेंट साहब जा रहे हैं। अगर कमांडेंट साहब साइकिल पर निकले हैं रिक्रूट ट्रेनिंग एरिया में, तो इनमें से काफ़ी लोगों के पास स्कूटर थे। इन्होंने झटके से स्कूटर के ऊपर बैठना और जाके पहले अपनी कंपनी में खड़े हो जाना और पूरी रिपोर्ट सब देनी। अगर कमांडेंट साहब नहीं जा रहे तो फिर ये क्या करना, इन्होंने ना 11:15 बजे आ जाना दफ्तर के नज़दीक मंडराने लगना, क्योंकि 11 बजे चाय होती थी और गर्मियों में ना जब चाय लगती थी तो इन्होंने आना और आके ना पता नहीं कोई आर्टिफिशियल पसीना अपने मुंह से पहुँचते हुए ये कह, सर आज ना ट्रेनिंग एरिया च बड़ी गर्मी सी, बिल्कुल पसीना छूट रहा सी सर, बड़ी गर्मी हो गई है। और हमारे ट्रेनिंग एरिया में दरख्त वगैरह नहीं थे ज़्यादा, तो इसलिए गर्मी काफ़ी थी। तो उन्होंने बगैर ट्रेनिंग एरिया गए हुए अपने पसीना पोंछते हुए, वही मैंने कहा पता नहीं कहाँ से वो पसीना दिखाते थे, वो पोंछते हुए चाय के, तो कर्नल ओब्रायन ने वेरी फादरली मैन ही वुड से, और ठीक है यार चाय वा पियो, तो हम फिर चाय पीने लग जाते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने देखा कि कैसे आप डॉज करने में कई लोग थे जो बहुत माहिर थे। दूसरी बात जो मैं एक और बताना चाहता हूँ कि हम सब व्हीलर क्लब के मेंबर थे। मेरा जो सिंगल ऑफिसर क्वार्टर था वो तकरीबन व्हीलर क्लब के अपोजिट सिंगल ऑफिसर क्वार्टर्स थे, उन सब में हम सिंगल ऑफिसर्स रहते थे। व्हीलर क्लब में डांस भी होता था, व्हीलर क्लब में बैडमिंटन भी होती थी, तो बैडमिंटन के लिए हम लोग जाते थे। बैडमिंटन खेलते हुए मुझे जो मेरी दोस्ती वाकफियत हुई वो थे एक सिविलियन प्रबीर बैनर्जी जो बेगमपुल मेरठ में रहते थे। आप अभी नहीं रहे, मैं उनकी डेथ के बाद उनके घर होके आया था जब मैं मेरठ गया था। वो बड़े अच्छे दोस्त बन गए। उस वक़्त अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, मेरे हम उम्र थे। दूसरे जो एक मुझे मिले जिनके साथ वो हमेशा एज ए कपल वो आते थे मेरठ में अपना व्हीलर क्लब में, वो थे मेजर ठाकर सिंह, एएससी सेंटर में थे, और मिसेस ठाकर सिंह। वो दोनों बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते थे, खासकर मिसेस ठाकर सिंह। उनकी 2 बेटियां थी, किरण ठाकुर सिंह और कमल ठाकुर सिंह। किरण बड़ी थी, कमल छोटी थी, छोटी बच्चियां थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो वो भी खेलने लग जाती थी। और कभी कभी शौकिया, खेलती तो अच्छा नहीं थी, ऐसे बच्चियां थी, लेकिन कभी कभी हमारे साथ भी खेलने लग जाती थी। बाद में कमल ठाकुर सिंह जो है, मुझे बाद में पता चला कि वो ऑल इंडिया बैडमिंटन प्लेयर बनी और बहुत ही अच्छा बैडमिंटन खेलती रही और इंडियन चैम्पियन रही। और जो बड़ी बहन थी कमल की, किरण ठाकुर सिंह, वो किरण खेर हैं आज। तो किरण खेर भी, इन दोनों को मैं तब से देखा हूँ और तब से जानता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आज भी मैं अगर जाके किरण खेर को ये बोलूँ कि देखिए आप हमारे साथ बैडमिंटन खेला करती थी जब छोटी बच्ची थी, और ये आपके पिताजी थे और ये आपकी माता जी, तो वो कभी भी पहचानने से नहीं बल्कि बहुत खुश होंगी मिलकर। दूसरी एक बात जो एक कपल में हमने देखी वो ये थी कि ये दोनों, पता नहीं क्यों, ये हम सब बैचलर थे। एक कैप्टन अलूवालिया होते थे एएससी के, वो एएससी सप्लाई डिपो में थे, उनसे मेरे साथ और हमारे एक और अफसर थे, उनके साथ इनका बहुत पता नहीं क्यों प्यार हो गया। वो सिख सेंटर से थे और छोटे से कद के खालसा थे। तो तकरीबन हर संडे को मेजर ठाकुर सिंह के घर में भैंस थी। खासकर विंटर में हर संडे को उन्होंने कहना कि भाई दोपहर के वक्त साग और मक्की की रोटी खाने के लिए आ जाना।
तो उन्होंने साग बनवाना, अच्छा मक्खन घर का हमारे साग में डाल के और मक्की की रोटी खिलानी और बहुत प्यार से खिलानी। और तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा विंटर जो था ये एक हमारी दिनचर्या थी, और हर विंटर में हर संडे को हम उनके पास जाते थे। तो मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि फ़ौज में जहाँ किसी ने हमें धक्का मारा, उसके साथ कई ऐसे लोगों ने इतना प्यार दिया जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता, और आज भी उसको इतना याद रखता हूँ। और मुझे विश्वास है, जैसा मैंने कहा, आज भी मैं अगर किरण ठाकुर सिंह को कहूँ, एक बार उनको देखा था एयरपोर्ट पर, किरण और अनुपम खेर को। अनुपम को भी मैं तब से जानता हूँ जब मैं शिमला में पोस्टेड था। तो अगर उन दोनों को अगर भी जाके अभी भी कहूँ और याद दिलाऊँ तो वो बहुत खुश होंगे मिलकर। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार बात करेंगे।